असलम फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन उर्दू विला। चलिए आइए अब नावल का पार्ट नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। आखिरकार 5 माह बाद वो लम्हा आया जब मीराब ने बेटे को जन्म दिया। मुबारक हो, बेटा हुआ है। डॉक्टर ने आजाद को मुखातब किया। डॉक्टर, क्या मैं बेबी से मिल सकता हूँ? आजाद अपने जिगर के टुकड़े को सीने से लगाने को बेताब हुआ। जी आइए। डॉक्टर उसकी बेसब्री समझ गई थी। उसे अपने साथ बेबी वार्ड में ले आई, जहाँ वो 2 से 3 और नौजीदा बच्चे भी थे, लेकिन जिस बेबी कार्ड पर आजाद राजपूत का नाम लिखा हुआ था वो खाली था। डॉक्टर ठटक गई। नर्स, इस तरह का बेबी कहाँ है? घबराहट की वजह से डॉक्टर की आवाज लजर गई। मैं अभी तो यहीं था, शायद उनके वार्ड में लेकर गए होंगे। नर्स के चेहरे का रंग उड़ गया। पर वार्ड से तो हम अभी आ रहे हैं। आजाद का दिल बुरी तरह से दरक रहा था। क्या हुआ आजाद? सब हैरियत? तब चैन उसे परेशान देखा तो उसके पास आया। भैया, बेबी अंदर नहीं है। आपने यहाँ किसी को न्यू बॉर्न बेबी ले जाते हुए देखा? आजाद की बात सुनकर तब शेर, मम्मा और इरा चची की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। ऐसे कैसे? बेबी नहीं है, कहाँ चला गया? सारे गेट्स पर जाकर देखो, किसी के भी हाथ में बच्चा नजर आए तो फौरन रोक लेना। तब शेर ने तंजीर से अपने गार्ड्स को ऑर्डर दिया तो वो उसके हदार पर तकमील करने भागे। आजाद, ये सब क्या हो रहा है? बेबी कहाँ है? वो ठीक तो है ना? मीराब कमजोरी के बाद से लड़खड़ा गई थी, पर आजाद ने तेजी से थाम कर गिरने से बचा लिया। मीराब, तुम्हें आराम करने की जरूरत है, चलो अंदर आराम करो। आजाद उसे संभालते हुए वार्ड के अंदर ले जाने लगा। पर आजाद, मेरा बेबी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, कहाँ है वो? बेबी ठीक है, तुम सो रही थी ना, तो उसे नर्सरी में रखा है, थोड़ी देर में ले आएंगे। आजाद ने उसे बेड पर लेटाकर समझाया। उसे हाल में उसे मजीद परेशान नहीं करना चाहता था। डॉक्टर, मेरा आपको नींद का इंजेक्शन लगा दे। जब तक बेबी मिल नहीं जाता उसे किसी तरह सोए रहने दें। आजाद, उसका दिल रो रहा था और दिमाग अपनी नौजीदा बच्चे की हैरत के ख्याल में जट गया था। चांद गहरे सांस हाथ छोड़कर उसने खुद को कंपोज किया ही था, जिसके मोबाइल पर एक जान नंबर से कॉल मसूल हुई। सुना है, बेटा गायब हो गया है मिस्टर चेयरमैन। वो मर्दाना बेरहम आवाज मैरी से गोया हुई। उसके कब से आती हुई बिल्कुल छोटे नौजीदा बच्चे की आवाज, रोने की आवाज सुनकर आजाद के असाब तन गए। कौन हो तुम? आजाद ने घुराते हुए कहा। मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, कहाँ रहता हूँ, इन सब बातों पर जाया करने के लिए वक्त नहीं है तुम्हारे पास। सुन रही हो ना कैसे रो रहा है बेचारा, लवारिस कितना यहाँ टेबल पर पड़ा है। तरानी सामने नजरें घुमाकर बेबी को देखा। आजाद का दिल दह गया। वो बातें उसके हसाब पर पूरी तरह से गलत भागे थी। क्या चाहती हो? आजाद फौरन से मुद्दे पर आया। आपकी अहलिया ने मेरी मेडिसिन कंपनी पर लॉक लगा दिया है। वो सारे बंद हटाकर मेरी कंपनी क्लियर कर दो, मैं तुम्हारा बच्चा वापस कर दूंगा। उसने अपना मुतालबा पेश करके शाने उचकाए। ठीक है, मैं सब क्लियर कर दूंगा, पहले बेबी वापस कर दो। आजाद चलाया। सफीर खान और तबशीर ने सांस रोके दूसरे को देखा। स्मार्ट बनने की कोशिश बेकार है आजाद। जितनी जल्दी तुम अदालती केस मंसूख करोगे, इतनी जल्दी अपना बच्चा पा सकोगे। उसने आईब्रो उठाते हुए उसे हालात की गहराई दिखाई और कॉल कर दी। सर, कैसा लगा मेरा काम? नर्स के कपड़े में मौजूद लड़की ने सताइशी अंदाज में अपनी तारीफ की। वंडरफुल, जस्ट अमेजिंग, इसे तुम्हें बहुत खास इनाम मिलेगा। वो महसूस होते उसके पास आया, उसे गले से लगा गया। वो लड़की की सांस ही गई, पर जल्दी उसके सर में खोने लगी थी कि उसके मुंह से ये दिल हरास चीज बरामद हुई और उसकी सांसें हमेशा के लिए रुक गई। डैड, बेबी अगवा हो गया है। आजाद ने सारी रवादार डैड के गोश गुजार की। डैड से खड़ा रहना 2 बार हो गया। वो डैड के कुर्सी पर बैठ गए। जल्दी से इस कंपनी की बंदिश रुकवाएं प्लीज। आजाद इस वक्त ना चेयरमैन था ना आम आवाम का हेड हुआ, वो था तो महज एक टूटा और परेशान बाप। डैड ने सर असबाब में हिलाया और अपने सेक्रेटरी को अदालत कॉल करके कार्रवाई रुकवाने की हदायत जारी की। चीफ मिनिस्टर ऑफिस में खलबली मच गई थी। डैड ने उसे खुद से लगाकर हिम्मत बांधी। अदालती कार्रवाई रोकने और नोटिस बनने में 1 घंटा लग गया था। आजाद के एक एक कदम पर नजर रखने वाले डीआईजी साहब ने खुफिया अंदाज में मैसेज टाइप किया। काम हो गया दुरानी साहब। आजाद ने अनजान नंबर से एक ही बार पर कॉल मसूल की। हेलो, नोटिस बन गया है, सारी बंदिश खत्म हो गई है, मेरा बच्चा वापस करो जल्दी। वो नोटिस अपने बाप के ऑफिस में छोड़ दो और तुम्हारा बच्चा हाईवे पर खड़ी सफेद करोला में है, जाओ ले लो। तकरीबन 30 से 45 मिनट बाद वो हाईवे पहुंचे तो उन्हें एक सफेद करोला कार नजर आई। आजाद कार से चमका उतरा और करोला गाड़ी के दरवाजे खोलने का, पर दरवाजे लॉक थे और वो इसलिए लॉक थे ताकि आजाद के पहुंचने से पहले कोई और बेबी का रोना सुनकर उसे निकाल ना सके। इस सिक्योरिटी एहलकार ने अपने राइफल की पुष्ट पर पूरा जोर लगाकर कार की शीशे पर दे मारे थे। टूटे शीशे से हाथ अंदर आके आजाद ने दरवाजा खोला। बेबी, हे बेबी, देखो बाबा आगे, उठो प्लीज। आजाद ने अपने न्यू बॉर्न बेबी को गोद में उठाए, झंझोड़ने लगा। उसके दाएं हाथ पर अस्पताल की पट्टी अभी भी चिपीस थी जिस पर मेराब का नाम लिखा हुआ था। बेबी प्लीज मूव, बेबी। आजाद बेचैन बेबी के नन्हे चेहरे पर थपकी देते हुए उसके मुंह में मसनूई सांस फूंक कर उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन बेबी उसके पहुंचने से पहले ही दम तोड़ चुका था। उसे यूं रोता देखकर इर्द गिर्द जमा सिक्योरिटी गार्ड सफीर खान, हता के सुल्तान साहब भी रो दिए। उनका गम आजाद से कम थोड़ी था। आजाद ने अपना बेटा खोया था तो उन्होंने अपना पोता। आजाद, संभालो खुद को, तुमने अभी बहू को भी संभाला है। नहीं, मैं उसे मेरा आपके पास नहीं लेकर जा सकता, वो नहीं देख पाएगी, वो मर जाएगी। डैड, डैड, मैं किस मुंह से उसे मेरा आपके पास लेकर जाऊं? मैं जो दुनिया को जुल्म से आजाद करने का दावा करता रहता था, अपनी ही औलाद को जुल्म के हाथों कुर्बान होने से नहीं बचा पाया। मेरा आपको फेस करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। आई कांट डू दिस।
आंसू का रेला फिर से बहने लगा। गम एक मरतबा शुरू से ताज़ा हो गया। सुल्तान साहब बेटे और पोते के जिस्म को खुद से लगाकर खूब रोए। मुल्क की भलाई सोचने की सजा उसके मासूम जान को मिली थी, जिसके कान में अभी तक अजान भी नहीं हो सकी और जनाजे उठने को था। मुंतहा बेगम और अम्मा के हमरा स्टाफ की वजह से तबशीर बेहिस मेराब को सिक्योरिटी के पहरे में राजपूत पैलेस ले आया। मेराब की नींद टूटी तो वो अपने बेडरूम में थी। शौक की आलम में वो तेजी से उठ बैठी। मेराब साहब नफी में हिलाते हुए कंफर्टर पड़े फेंकते हुए नंगे पैर और नंगे सर कमर से बाहर आई। सुल्तान और आजाद अभी भी बेबी को अपने अबाई कब्रिस्तान में दफना कर लौटे थे। माहौल गमगीन और अश्कबार था। सबके रुखसार आंसू से तर थे। अजहाद, बेबी कहाँ है? आपने कहा था कि वो नर्सरी में है और अब मैं उठ रही हूँ तो घर पर हूँ, और बेबी तो क्या कमरे में इसका बेड तक नहीं है। हो क्या रहा है? मेरा बच्चा कहाँ है? अजहाद, जवाब दो, मेरा बेबी ला कर दो। मेरा हालत गैर में किसी की परवाह किए बगैर आजाद का गिरबान चक्कर अपनी बकाया ताकत मुजतमा करके चलाई। मेरा मेरा बेबी ला कर दो। कहाँ है मेरा बेबी? आजाद के मुतवादर खामोशी से मेराब के आंसू जारी हो गए। कहाँ से ला कर दूं बेबी? मर चुका है वो। आजाद उसकी गिफ्ट से अपना काला चुराते हुए घुराया। मेराब के पैर से जमीन निकल गई और सर पर आसमान टूट पड़ा। वो अल्फाज थे या कोई नश्तर जिसका कलेजा चीर गए थे। अपने हाथों से उसे दफना कर आ रहा हूँ। कहाँ से ला कर दूं बेबी? आजाद का सब जवाब दे गया था। मेराब के समातों में आजाद के अल्फाज गर्दिश करने लगे। अपने बेबी को गले लगाने की बेताबी ने सब्र पर उसका दिमाग मफलूज कर दिया था। छत से लटते फनूस की रोशनी और उसके गिर्द मौजूद चेहरे सब गुडमुड होने लगे और मेरा अपने हवास खो बैठी। उस दिन एबी अपने अड्डे में दाखिल हुआ कर ठटक गया। उसी की उम्र का आदमी सिगरेट का कश पड़ता हुआ सामने खड़ा था। उसे देखकर एबी के चेहरे पर साथी दर्द आई थी। उसका बाजू दबोचकर तेजी से अपने कैबिन में ले गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एबी दबे दबे गुस्से से घुराया। पाशा ने अपना बाजू झटका उसी तंदी से उसे एबी को घूरा। कोई शौक नहीं है मुझे यहाँ आने का, मैं तुम्हें वार्न करने आया हूँ। शेरशाह दाद तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने आ रहा है। उसके सर्द आवाज उन लफ्जों से एबी के आबरू फैल गए। वो शक के अंदाज में पाशा को देख रहा था। कुछ दिन पहले तुम्हें मतलब करने फोन किया था, मोबाइल फोन बंद था तो घर के नंबर पर कॉल मिलाई। किसी बेमरवत लड़की ने मसूल की थी। मेरी बात मुकम्मल सुनने से पहले ही फोन काट दी। पाशा के लहजे में अभी रूह के लिए गुस्सा था। एबी ने अफसोस से आंखें मीच ली। वो समझ गया था कि कॉल किसने मसूल की होगी। फिक्र मत करो, जैसे प्लान किया है सब वैसा ही होगा। मैं भी यही चाहता हूँ, पर तुम मुझे अपने मकसद से भटकते हुए नजर आ रही हो। सच बताओ, कौन है वो लड़की? कहीं तुमसे मोहब्बत तो नहीं कर बैठे? पाशा की नजरें एबी के चेहरे पर मरकूज थी। वो एबी के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। एबी, हमारे धंधे में प्यार मोहब्बत जैसे जज्बात के लिए कोई जगह नहीं होती। पाशा ने एबी के कंधे पर हाथ रखकर नरमी से समझाया। मत बोलो, हमारा मकसद शेरशाह तक पहुंचना है। उसकी दहशत को खत्म करना है। जिस रात से भटक गए हो फिर से उसी पर लौट आओ। इसी में लड़की की और तुम्हारी भलाई है। अब तक तुम वन पावर थे क्योंकि तुम्हारी कोई कमजोरी नहीं थी, पर अब इस लड़की की मोहब्बत तुम्हें कमजोर कर रही है। पाशा ने हमदर्दी से एबी को देखा। चंद लम्हे पहले की परेशानी अब फिर से एतमाद और साथी में तब्दील हो गई थी। वो लड़की मेरी कमजोरी नहीं है, मेरी ताकत है, मेरी शहजादी साई है। रूही को याद करते हुए एबी के लबों पर शफीक से तबस्सुम बिखर गया। पाशा हैरानी से उसको देखने लगा। रूही, रूही। एबी ने घर के लॉन्च में दाखिल होते ही बुलंद आवाज में सदा लगाई। कमरे में बैठी चॉकलेट खाती रूही का सांस रुक गया। या अल्लाह, अब क्या कर दिया मैंने? उसका दिल बुरी तरह से दरक रहा था। चॉकलेट उसे जहर के मानत अपने गले में भरता हुआ महसूस हुआ। वो अपनी घबराहट को काबू करते हुए लॉन्च में आई। मेरे लिए फोन आया था और तुमने पिक किया था, हाँ या ना? उसकी आंखों में देखते हुए वो गजब से भनकारा। हाँ। एबी का गजब से सुरचेहरा देखकर रूही झूठ भी ना कह सकी। उसने तुम्हें मुझे कॉल बैक करने के लिए कहलवाया था, हाँ या ना? फिर से इसी अंदाज में सवाल हुआ। एबी रूही के एक कदम करीब आ गया। हाँ। रूही सहम कर पीछे होगी। तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? एबी ने हाथ बढ़ाकर उसकी थोड़ी ऊपर उठाकर उसका रूह अपनी आंखों के सामने किया। मैं भूल गई थी। रूही की धड़कन बढ़कर रफ्तारी से भी तेज हो गई थी। उसकी आंखों के गोशे बिकने लगे थे। झूठ, तुमने जानबूझ के नहीं बताया। वो दान पर दान जमाए हुए घुराया। पर रिहान ने रूही को रोते हुए देखकर उसकी दफा करने की कोशिश की। एबी, वो कह रही है भूल गई है तो भूल गई होगी। परिहान ने आगे आकर रूही को एबी की दहशत से बचाने की कोशिश की, लेकिन आज एबी परिहान की नरमी का भी असर नहीं हुआ था। तुम बीच में मत बोलो, जाओ अपने रूम में। एबी ने उंगली उठाकर साथी से तनबिया की तो परिहान सर झुकाए अपने कमरे में चली गई। एबी, मैं सच कह रही हूँ। रूही ने उसको कायल करना चाहा, पर एबी ने हाथ हवा में बुलंद किया। अपना सामान बांधो, तुम अभी इसी वक्त हॉस्टल में वापस जा रही हो। इसी तंदे से कहते हुए सीजन चेक अपने रूम में अपने कमरे में चला गया था। हॉस्टल के सामने कार रोककर एबी उतरा और रूही का बैग वॉचमैन को थमाकर चंद और उसके हाथ पर रखकर वापस मुड़ा। रूही कार से उतरकर उसके रूबरू खड़ी हो गई। एक झूठी निगाह रूही पर डालकर वो तेजी से ड्राइवर सीट पर आया और उसे नजरअंदाज करके कार जन करके चला दी। रूही एबी के बारे में सोचते अपने कमरे में आई तो उसकी फ्रेंड्स फौरन से उसे लिपट गई। माई गॉड रूही, कहाँ थी तुम? अलिशबा ने उसे खुद से लगाया। रूही का इस वक्त किसी से मिलने का दिल नहीं था। वो जबरदस्ती मुस्कुरा कर बेजारी से अपनी फ्रेंड से मिलती चली गई। ईशा वो तीनों
फ्रेंड्स कॉफी शॉप में बैठी हुई खुशखबरी में मसरूफ थी। वो मगरूर शहजादी कॉफी का गुण पीते हुए फ्रेंड्स की बातों में मुस्कुराहट दी थी। उसके थोड़े फासले बाद सिंगल टेबल पर बैठा हुआ आदमी बाबा अचंभे से रूही को देख रहा था। रूही को उसकी नजर से खटक महसूस होने लगी, इसलिए वहां बैठना दुश्वार हो गया था। तो फ्रेंड से मदद करके उठी और कैफे से निकलकर तंग गली में चलने लगे। हाँ, मैंने एक को ढूंढ लिया है, मैं इसका पीछा कर रहा हूँ, तुम लोग भी टाइम उसकी ओर पहुंचो। उस फ्रांसीसी आदमी ने कॉल करके अपने बकाया साथियों को खबर दी। रूही डरी से हमें बार 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 पीछे मुड़कर देख रही थी कि सामने एक सरापे से टकरा गई। उसने डर कर आंखें सती से मींच ली। वो सरापा से बाजू से थामकर दीवार की ओट में ले गया। इस महक को रूही पहचानती थी, इन सांसों से वो खूब वाकफ थी, इस लम्ह से वो आशना थी। वो वही तो था उसका एबी। एबी, उसने जहरीला वो नाम दोहराया और नम और पूर्णम आंखें खोली तो वो चेहरा उसके सामने वाजा हुआ। रूही खुलकर मुस्कुराई, उसके कांधे पर सर रखकर उसके गिर्द बाजू माइल कर दिए। मुझे लगा तुम कभी नहीं आओगे, मैंने तुम्हें बहुत हवा कर दिया। रूही ने मजबूती से अपने हाथ में लिए अपना अंदेशा बयान किया। मैं जीना छोड़ सकता हूँ, आपकी हिफाजत नहीं सितादी। एबी ने उसके गिर्द बाहों का हल्का बनाना चाहा, लेकिन हाथ पहलू में गिराए। उसने मुट्ठी बंद करके अपने जज्बात पर काबू रखे। मेरा कोई पीछा कर रहा था। रूही ने दरपेश सूरत से वाकफ करवाया। वो तुम्हारा नहीं, इस निशान का पीछा कर रहा है रूही। एबी का अंदाज सपाट था। रूही ने बेशकीनी से अपने बाजू को देखा। जलने जख्म तो ठीक हो चुका था, लेकिन निशान अब भी बाकी था। तुम्हें बाय फेस सिर्फ कुछ लोगों ने देखा था, वो और आप इस दुनिया में नहीं रहे, पर ये शेर शादात का निशान है। क्या पूरी ड्रेसिंग करना, हजाब पहना सिर्फ मेरे घर तक महदूद था? शहरा का तुम फिर से इनके रंग में रंग गई। उसने तुम्हारी नजर से रूही को देखा। वो मुहब्बत सी हो गई। मेरा हर वक्त तुम्हारे पास होना मुमकिन नहीं है, इसलिए तुम्हें अपनी हिफाजत खुद करनी है। एबी ने अपना जैकेट उतारकर रूही के कंध पर डालकर उसका बाजू छुपा दिया। एबी ने पीछे मुड़ते गले में दाल होते उस फ्रांसीसी आदमी और उसके साथियों को भी फायर करके खत्म कर दिया। सटपटा कर उसे ढूंढने लगी, लेकिन एबी ने मजबूती से उसका बाजू पकड़ लिया। कुछ दिन थोड़ी नरमी क्या दिखा दी। रूही अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश करते सदमे से एबी को देखने लगी। ये वाकई वो एबी नहीं था जिसके घर में वो इतने नाजो अदा से रह रही थी, जिससे अपनी फरमाइशें बनवाने रात के 2:30 बजे उसने चाउमीन बनवाए थे। ये पहले वाला खौफनाक एबी था। दोबारा ऐसी ड्रेसिंग में नजर न आओ मुझे। हौसला गेट तक पहुंचकर एबी ने दस्ती से हुक्म सुनाया। रूही ने मुंह बनाए उसे देखा और फिर हौसले के अंदर बढ़ गई। जब भी लगता है कि एबी नाम की ये मिस्ट्री सुलझा ली है मैंने, तब ये नए सिरे से शुरू होती है। रूही सोच में गुम कॉरिडोर अबू करके अपने कमरे में आई। 3 दिन तक मेरा होश में आती, लेकिन बेटे की वफात का याद आते फिर से बेएहतियात हो जाती और बेदर्द रोने लगती और रोते रोते फिर से बेहोश हो जाती। 1 माह तक यही सूरत रही, पर रेयाम की हालत में कोई सुधार नहीं आया। इस दिन आजाद उसे साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर गया। शी इज़ फाइन। मेंटल स्ट्रेस और शॉक की वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो गई हैं। आप उन्हें कुछ अरसे यहाँ से दूर ले जाएं, किसी हिल स्टेशन या किसी ऐसी जगह जो इन्हें पसंद हो, जहाँ वो जाना चाहती हो। डॉक्टर ने मेहराब के मुआयने के बाद आजाद को तजवीज़ दी। मेहराब को बर्फीले इलाकाजात घूमने का बहुत शौक था, लेकिन कभी जा नहीं सकी। मेहराब की सियासी तैयारी की वजह की खातर वो हनीमून पर भी नहीं जा सके थे, इसलिए आजाद ने उसे स्विट्जरलैंड घुमाने का प्लान बनाया। आज मेहराब को स्विट्जरलैंड आए हुए 1 हफ्ता हो गया था। मेहराब हर जगह खामोश बैठी वीरान आंखों से सफेद बर्फ से ढके पहाड़ों को देखती रहती। इस शाम वो डिनर करके झील के किनारे एक अरबी रेस्टोरेंट में गए। आजाद को कार पार करके आने में खुद थोड़ा वक्त लगा, तो मेहराब अकेली अंदर दाल हुई। जब उसके आगे वाले टेबल पर बैठे बिगड़े अमीर जादू ने वहां काम करती अरबी वेट्रेस का हाथ पकड़ लिया। वो वेट्रेस अपना हाथ छुड़ाने के जतन करती जोर लगाने लगी, पर इन लड़कों के ग्रुप में क्या क्या बुलंद हुआ। वो मंजर देखकर मेरा का खोया हुआ एतमाद लौट आया। वो तेजी से उठी उस वेट्रेस के साथ आकर खड़ी हुई। लीव हार, बाएतमाद लहजे में कहते हुए मेरा ने लड़कों को घूरा। मेरा ने कराटे के अंदाज में अपना हाथ लड़के के हाथ पर दे मारा। वो करा उठा और वेट्रेस के हाथ पर उसकी गिरफ्त आजाद होगी। पहले पहले तो मेरा आपको महज थप्पड़ मारना ही आता था, पर एसी ट्रेनिंग के दौरान उसने बाकायदा फाइट करना सीखा था। रेस्टोरेंट का मैनेजर भागता हुआ उनके मोबाइल आया और मेरा आपसे मदद करते हुए इन लड़कों को रेस्टोरेंट से बाहर निकाला। मेरा उसकी मदद कबूल करके वापस अपने टेबल पर जा बैठी। आजाद हैरत से वहां की सूरत देखते हुए अपनी टेबल पर आया। क्या हुआ था यहाँ? उसने निश्चित इस्तेमालते हुए मेरा आपसे पूछा। पता नहीं। मेरा ने लापरवाही से छाने उचकाए। रेस्टोरेंट मैनेजर ने उनके ऑर्डर किए खाने के साथ साथ एक इजाफी केक पीस बतौर शुक्राना मेरा आपको पेश किया। होटल के कमरे में वापस आकर मेरा हिजाब खोलकर लंबे बाल कमर पर खुले छोड़े खिड़की से बाहर शहर को देखते हुए आजाद की फिक्रमंद हुई। उसकी मोहब्बत, उसका ख्याल रखना याद करने लगी। वो बेबी आजाद का भी तो इतना ही अजीज था। मेरा ने तो उसे देखा भी नहीं था, पर आजाद ने उसके शल वजूद को अपने हाथों से सुपुर्द हाक किया था, तो क्या उसका दुख मेरा से कम था? आई एम सॉरी आजाद। किस लिए? आजाद उसके बदले मजाज समझ न सका। मैं खुद गर्द हो गई थी, भूल गई थी इस गांव में मैं अकेली नहीं हूँ, आप भी बराबर के हिस्सेदार हैं। बेबी को खोने का दुख आपको भी इतना ही है जितना मुझे। मेरा ने अपनी वजाहत देते हुए आजाद का हाथ अपने हाथों में थाम कर उसकी आंखों में देखा, पर यह मेरे कंट्रोल में नहीं था। मैं बहुत ज्यादा अफसुदा हो गई थी, इतना कि आपसे दुख बांटने के बजाय आपसे बेरूही बरतने लगी।
मीराब की आंखें बिकने लगी तो आजाद ने उसे करीब करके अपने हाथ में ले लिया। इट्स ओके, यह हमारे सबक का इम्तिहान था। मुझे खुशी है मेरी मीराब मुझे वापस मिल गई। आजाद ने पलकें झुकाकर अपनी आंखों की नमी अंदर उतारी। स्विट्जरलैंड के बर्फ से लुत्फानंदोज होकर एक हफ्ते के लिए आजाद और मीराब अमेरिका कामियार साहब के पास चले गए। कामियार साहब और दोनों भाइयों ने मीराब का खूब इस्तकबाल किया और उसे अपने मनपसंद जगह दिखाई। 3 हफ्तों की छुट्टियों के बाद आज वो पाकिस्तान लौट रहे थे। पिछले 2 माह से आजाद सफ़ी को इस कार और कंपनी के मालिक के मतलब जांच पड़ताल करने की ड्यूटी सौंपी हुई थी, जिसकी बाबत आज सफ़ी से मालूमात फराहम कर रहा था। वो कार दुरानी साहब के एक मुलाजिम के नाम पर रजिस्टर्ड थी, वही जो इस वक्त बेबी को हाईवे पर छोड़कर फरार हो गया था। उस दिन हमारे जाने के बाद वो कोर्ट नोटिस DIG सारम रफ़ी ने उठाई थी। वो कंपनी किसकी है? आजाद ने गंभीर आवाज कमरे में गूंजी। इब्राहिम दुरानी के बेटे की। सफ़ी के जुमले पर आजाद शॉक हो गया कि वो एक माह कबल ही मुल्क छोड़कर फरार हो गया है। कहाँ गया है ये किसी को नहीं पता। सफ़ी ने अफसोस से अनकारा बड़ी शीट मतलब हाथ से निकल गया। आजाद ने सीट के हैंडल पर मुक्का मारा। सफ़ी कुछ देर खामोश हुआ। बुराई चाहे कितनी भी फैल जाए, जीत हमेशा अच्छाई की होती है। झूठ चाहे कितना ही दूर पा जाए, एक दिन सच्चाई के सामने उसने घुटने टेकने ही पड़ते हैं। एक ना एक दिन वो अपने अंजाम तक जरूर पहुंचेगा। आजाद सीट से उठा और सर को जन्मिश देते हुए उसकी हाँ में हाँ मिलाई। तभी सफ़ीर खान का मोबाइल बजने लगा। कॉल अस्पताल से थी। मिस्टर सफ़ीर, आपकी वाइफ की तबीयत बहुत नासाज है, उनका फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा, डॉक्टर ने उजल में बताया। कॉल के अकब में सफ़ीर को नोवेरा का बुलंद आवाज में रोना साफ सुनाई दे रहा था। पर डॉक्टर, इतनी जल्दी? मेरा मतलब अभी तो 7वां महीना चल रहा है। सफ़ीर को सिचुएशन समझ में न आई। उनका यूट्रस बहुत वीक है, वो मजीद बेबी को कैरी नहीं कर सकती। अभी अगर उसे ना बाहर निकाला तो बेबी सर्वाइव नहीं कर सकेगा। डॉक्टर ने सफ़ीर पर परेशानी का पहाड़ गिरा दिया था। उसका रंग जर्द पड़ने लगा। सफ़ीर, सब हैरियत है? आजाद को उसके बदलते तासत मुशाहदा करके तशवीश हुई। नोवेरा की तबीयत ठीक नहीं है, अस्पताल में है। सफ़ीर खान ने आजाद को सरसरी सा बाखबर किया। उसके साथ साथ आजाद भी अस्पताल के लिए निकल गया। कुछ देर के बाद वो दोनों अस्पताल में डॉक्टर साहिबा के सामने मौजूद थे। सफ़ीर के इजाज़त देने पर उन्होंने नोवेरा का ऑपरेशन शुरू किया। सफ़ीर मसलसल कॉरिडोर में दाएं से बाएं चक्कर काट रहा था और आजाद चेयर पर बैठे हाथ बाह मिलाए हुए पैर को इसी स्नान में आजाद को मीराब की कॉल आने लगी। वो मीराब को बाहबा करने दूसरे कॉरिडोर में चला गया था। डॉक्टर साहबा बाहर आई और सफ़ीर को मुखातब किया। सफ़ीर एक उम्मीद लेकर खड़ा हुआ, पर उनके चेहरे पर कई रंगों का उतार चढ़ाव देखकर वो दहल गया। बेटी पैदा हुई है। डॉक्टर साहबा ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। सफ़ीर खान के लबूबा हल्की फुल्की मुस्कुराहट नमूदार हुई, लेकिन अगले ही पल डॉक्टर साहबा की आंखें नम होते हुए देखकर उसकी मुस्कुराहट सिमट गई। वी आर सॉरी, हम आपकी मिसेस को नहीं बचा सके। शी इज नो मोर। डॉक्टर के अल्फाज थे या पिघला हुआ शीशा जो सफ़ीर के कान में पड़ते ही उसके रगों में लहू खुश्क हो गया था। ये खबर उस पर बिजली की मानद गिरी। सफ़ीर, कोई हैर खबर? सफ़ीर और डॉक्टर की को बात करते हुए देखकर आजाद मोबाइल जेब में वापस डालता हुआ तेजी से सफ़ीर के रूबरू आया। बेटी हुई है। सफ़ीर के चेहरे पर खुशी के कोई एहसान नहीं थे। मुबारक हो। आजाद ने मुबारकबाद पेश करते हुए उसे गले लगाया। आजाद के गले लगते ही सफ़ीर का जब टूट गया। वो आजाद को कंधे में मुँह छुपाए हुए फूट फूट कर रोने लगा। आजाद के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। अचानक इस पर लज्जत तारी हो गई। तो क्या सफ़ीर भी इस तूफान के जद में आ गया था जिसे आजाद कुछ 2 माह कबल गुजरना पड़ा था? सफ़ीर, क्या हुआ? बेबी ठीक तो है ना? बोलो सफ़ीर। सफ़ीर ने बामुश्किल के साथ असबाब में हिलाया। बेबी ठीक थी तो फिर? आजाद का अपने पैर पर खड़ा रहना 2 बार हो गया। नोवेरा भाभी? आजाद की जुबान लड़खड़ा गई थी। सफ़ीर ने हिम्मत करके सर नभी में हिलाया। कुछ देर बाद डॉक्टर साहबा फिर से ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई और बेबी गर्ल आजाद की गोद में दे दी। वो नन्ही बच्ची भले ही प्री मैच्योर पैदा हुई थी, लेकिन काफी सेहतमंद थी। आजाद ने मोहब्बत पाई नजर से पहले उससे देखा, फिर अफसुदगी से रोते हुए सफ़ीर को।